चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की पहली न्यूज़ हम देखेंगे पीआईबी से। गवर्नमेंट ने एक योजना को लॉन्च किया है। ठीक है, गांव में आप देखे होंगे कभी, गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं वो लोग अपना नाम लिखना और पढ़ना तक नहीं जानते थे। ऐसे टाइम में हमारे गांव की मैं एक बात बताता हूँ। हमारे साइड में ही एक चाचा रहते थे, उन्हीं के यहाँ वो लोग आते थे और उनको लिखना और पढ़ना सिखाया जाता था। गांव के जो बुजुर्ग लोग थे, निरक्षर लोग थे, जो साक्षर नहीं थे, ठीक है, उनको वहाँ पर लिखना और पढ़ना सिखाया जाता था। अब गवर्नमेंट ऐसे लोगों को इसमें शामिल कर रही है जिनकी उम्र 15 साल से ऊपर है, क्योंकि सरकार को ऐसा लगता है कि पहले जो स्कीम चल रही थी उसमें केवल बुजुर्ग लोग ही आते थे, लेकिन जो बीच का गैप रह जाता था, मान के चलिए 15 साल की उम्र तक लड़का पढ़ रहा है, इसके बाद वो नहीं पढ़ रहा है, फिर सीधे इधर से सरकार ने स्कीम लॉन्च कर दी कि हम लगभग 35 या फिर 40 से 40 साल से लेकर के और भी जो आगे एज वाले व्यक्ति हैं उनको हम साक्षर करेंगे। तो अब 15 से 40 का जो गैप है ना, ये छूट गया है। यहाँ पर बहुत सारे लड़के ऐसे आ गए हैं जो कि साक्षर नहीं हैं, तो इस गैप को फिल करने के लिए ये स्कीम सरकार ने लॉन्च की है। ठीक है, मेन इसकी जो थीम है उसको हम देख लेंगे। तो गवर्नमेंट का कहना है हमने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करी थी, ठीक है, इसके अलावा 2021-22 के घोषणा बजट में भी हमने घोषणा करे थे। वैश्य शिक्षा के सभी पहलुओं को हम कवर करेंगे और 2022 से लेकर के 27 की अवधि के लिए न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम, जिसको नव भारत साक्षरता कार्यक्रम हम कहते हैं, इसको हम लागू करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करें तो इसमें प्रौढ़ शिक्षा और आजीवन सीखने की सिफारिशें शामिल थीं। ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा मतलब वृद्ध और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको हम शिक्षित करेंगे। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि हम सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें, तो उसके लिए भी नई शिक्षा नीति आजीवन सीखने की बात करती है। इसमें बताया गया है कि केंद्रीय बजट कहता है कि संसाधन, ऑनलाइन मॉड्यूल सब लोगों तक पहुंच कैसे हो। ठीक है, इसी से प्रौढ़ शिक्षा को हम इसमें शामिल कर सकते हैं। आगे बताया जा रहा है कि इसमें कौन कौन से घटक शामिल होंगे। जीवन के कुछ कौशल सीखने को मिलेंगे, जैसे कि वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, वाणिज्यिक कौशल, स्वास्थ्य की देखभाल और जागरूकता, इसके अलावा शिशु देखभाल, शिक्षा और परिवार कल्याण, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर शामिल की जाएंगी। इसके अलावा व्यावसायिक कौशल की बात करें तो स्थानीय रोजगार प्राप्त करने की दृष्टि से इनको सिखाया जाएगा। बुनियादी शिक्षा में प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तर की समकक्षता सहित, इसके अलावा सतत शिक्षा इसमें शामिल है। कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संस्कृति, खेल, मनोरंजन। ठीक है, मैं समग्र प्रौढ़ शिक्षा पाठ्यक्रम के साथ साथ में लोकल स्टूडेंट के लिए रुचि या फिर उपयोग के और भी सब्जेक्ट इसमें शामिल रहेंगे, जैसे कि जीवन कौशल पर अधिक उन्नत सामग्री सहित। बताया जा रहा है इसको लागू हम कैसे करेंगे, ऑनलाइन रूप से ये लागू रहेगी। इसमें स्वयंसेवक लोग रहेंगे जो कि शिक्षा का काम करने वाले हैं। ठीक है, तो इनको ट्रेनिंग दिया जाएगा ताकि ये काम अच्छे से कर सकें। अब आगे बताया जा रहा है इसमें जो स्वयंसेवक लोग हैं उन तक पहुंच कैसे आसान होगी। तो इसके लिए जैसे कि टीवी, रेडियो, सेल फोन, इनके माध्यम से इनको संपर्क किया जाएगा। कितने लोग इसमें कवर होने वाले हैं, तो इसमें बताया जा रहा है जिनकी उम्र 15 साल से ऊपर हो गई है उनको इसमें शामिल किया जाएगा। मतलब कि यदि कोई व्यक्ति 15 साल का है तो वो भी, और 15 साल से ऊपर के जितने भी हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। लक्ष्य की यदि हम बात करें तो टारगेट यहाँ पर कहा जा रहा है 1 साल में 1 करोड़। ठीक है, ये बढ़कर के 5 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, 1 करोड़ 1 साल में, फिर 2 करोड़ 2 साल में, फिर
आगे बढ़ा बढ़ा के हम इसको कर देंगे 5 करोड़ 1 साल में, इतना टारगेट रखा गया है। बताया जा रहा है इसमें कोई शिक्षार्थी नाम, जन्मतिथि, लिंग, आधार कार्ड की संख्या, मोबाइल नंबर आदि जैसी आवश्यक जानकारी के साथ अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तो इसमें एक बात और है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का अनुमानित कुल जो खर्चा है वो है 1037.90 करोड़, और 22 से लेकर के 27 के बीच में 700 करोड़ रुपए का केंद्रीय हिस्सा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करेगी, और 337.90 करोड़ रुपये खर्च करेंगी राज्य की सरकारें। एक बात इसमें और बताई जाती है कि इसमें पहले एक नाम चलता था इस स्कीम का, प्रौढ़ शिक्षा। सरकार ने इसका नाम बदल दी है, इसका नाम रख दी है सभी के लिए शिक्षा। बात बताई जाती है इस योजना के दायरे में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 15 साल जिनकी उम्र है और उससे ज़्यादा लोग के जो निरक्षर व्यक्ति हैं उनको इसमें हम शामिल करेंगे। आगे बताया जा रहा है इसे प्रतिवर्ष 1 करोड़ शिक्षार्थियों के हिसाब से इसका टारगेट है, जिसमें ऑनलाइन शिक्षण, पठन पाठन और मूल्यांकन प्रणाली का यूज़ किया जाएगा। बात आगे फिर पैसे को लेकर के बताई जाती है। इसके अलावा केंद्रीय बजट के बारे में यहाँ पर बात करी जाती है। ठीक है, बताया जा रहा है योजना का उद्देश्य न केवल बेसिक साक्षरता और संख्यात्मकता प्रदान करना है, बल्कि 21वीं सदी के नागरिक के लिए आवश्यक अन्य घटकों को भी इसमें शामिल करना है। वित्तीय, हाँ ये तो हम देख ही चुके हैं, वित्तीय साक्षरता, वाणिज्य कौशल, स्वास्थ्य देखभाल। यहाँ से कुछ फैक्ट और बताए गए हैं। शिक्षा मंत्रालय का कहना है इस योजना के क्रियान्वयन की यूनिट रहेगा स्कूल। इसमें लाभार्थियों और स्वैच्छिक शिक्षकों का सर्वे करने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्कूल भी शामिल हो जाएंगे। आगे बताया जा रहा है इसके अंतर्गत साक्षरता में प्राथमिकता और पूर्ण साक्षरता पहल में 15 से 35 आयु वर्ग को पहले पूर्ण रूप से साक्षर करेंगे। उसके बाद 35 साल से और उससे अधिक आयु के लोगों को हम साक्षर करने वाले हैं। बताया जा रहा है इसके अनुसार लड़की, महिला, अनुसूचित जाति जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक, विशेष दिव्यांगजन हो गए, इसके लिए हाशिए वाले घुमंतु, निर्माण श्रमिक, मजदूर, इनको प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि इसमें सभी आकांक्षी जिले राष्ट्रीय औसत से कम साक्षरता दर वाले जिले 2011 की जनगणना के अनुसार 60% से कम महिला साक्षरता दर वाले जिले, SC/ST, अल्पसंख्यक, ओबीसी, ठीक है, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले, ब्लॉक, यहाँ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। इसमें जो स्वयंसेवक काम करने वाले हैं वो कहाँ से हम उठाने वाले हैं उनको, तो UDIASE के तहत रजिस्टर्ड 7 लाख स्कूलों के 3 करोड़ छात्र या फिर बच्चों के साथ साथ सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों के लगभग 50 लाख शिक्षक स्वयंसेवक के रूप में भाग लेंगे। मतलब कि इसमें स्टूडेंट भी आ जाएंगे और इसमें टीचर भी आ जाएंगे। बताया जा रहा है शिक्षक, शिक्षा और उच्च शिक्षा संस्थानों के अनुमानित 20 लाख छात्र स्वयंसेवक के रूप में सक्रिय रूप से शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा 50 लाख स्वयंसेवक की सहायता हम लेंगे पंचायती राज संस्थाओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, नेहरू युवा केंद्र संगठन, NSS और NCC, यहाँ के 50 लाख सदस्य शामिल होने वाले हैं। अब कुछ डेटा दिया जाता है 2011 की जनगणना के अनुसार 15 साल और उससे अधिक उम्र वाले बच्चों को हम देखें तो यहाँ पर जो गैर साक्षरता है वो है 25.76 करोड़। इसमें 9 करोड़ पुरुष हैं और 16 करोड़ महिलाएं हैं। अगली न्यूज़ PIB की हम देखने वाले हैं वो साइंस से रिलेटेड है। ये जो न्यूज़ आई है वो यम या फिर प्लूटो से रिलेटेड आई है, तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले प्लूटो के बारे में बेसिक जानकारी।
देखिए, प्लूटो बौने ग्रह की श्रेणी में आता है। अब इसको बौने ग्रह की श्रेणी में क्यों रखा गया है, इसका एक रीजन है। इसका जो आकार है चंद्रमा से भी छोटा है, चंद्रमा बड़ा है उससे ये छोटा है, ठीक है। एक कारण तो ये हो गया। दूसरे रीजन की बात करें तो इसकी जो कक्षा है वो वृत्ताकार नहीं है। ये वृत्ताकार कक्षा इसकी नहीं है, ये वृत्ताकार में चक्कर नहीं लगाता है। इसके अलावा ये क्या काम करता है, वरुण की कक्षा को काटता है, इस प्रकार से उसकी कक्षा को ये काट देता है। इसीलिए इसको हम ग्रह की श्रेणी में नहीं रखते, बौने ग्रह की श्रेणी में रखते हैं। कुछ फैक्ट यहाँ पर और बताए जाते हैं कि प्लूटो, जिसका नया नाम अब 1/34/340 ये नया नाम इसका रखा गया है, ठीक है। क्लाड टॉमवे में 1930 में इसकी खोज करी थी, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, ठीक है। एक फैक्ट और है जिसको हम बार बार पढ़ते रहते हैं कि अगस्त 2006 में IAU ने, ठीक है, IAU ने प्राग की सम्मेलन में ग्रह कहलाने के मापदंड पर ये खरा नहीं उतरा था। इस कारण यम को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया था और बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया था। ये कुछ फैक्ट हैं। अगस्त 2006 में ये घोषणा की गई थी, ग्रह से इसको हटा दिया गया था। अब हम बात करते हैं न्यूज़ की। तो बताया जा रहा है भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों सहित वैज्ञानिकों की एक टीम ने इसकी सतह पर प्लूटो के वायुमंडल दबाव का सटीक मान निकाल लिया है। ये पृथ्वी पर औसत समुद्र तल पर वायुमंडलीय दबाव से लगभग 80,000 गुना कम है। प्लूटो की सरफेस का यहाँ पर बताया जा रहा है वायुमंडलीय दबाव की गणना 6 जून 2020 को प्लूटो द्वारा तार्किक गूढ़ता के अवलोकन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर की गई थी। इसके लिए उत्तराखंड के देवस्थल नैनीताल में स्थित 3.6 मीटर देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप भारत का सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल कर आ जाता है। और 1.3 मीटर देवस्थल फास्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप का यूज़ हमने किया था। आगे बताया जा रहा है खगोल विज्ञान में ऐसे प्रच्छादन ऑकल्टेशंस तब होते हैं जब कोई खगोलीय वस्तु उनके बीच से गुजरने वाली किसी अन्य खगोलीय वस्तु के कारण पर्यवेक्षक की दृष्टि से ओझल हो जाती, हम उसको देख नहीं पाते हैं। आगे बताया जा रहा 1988 और 2016 के बीच में प्लूटो द्वारा किए गए ऐसे 12 तारकीय प्रच्छादनों स्टेलर ऑकल्टेशन के आकलन ने इस अवधि के दौरान वायुमंडलीय दबाव में 3 गुना मोनोटोनिक वृद्धि दिखाई थी। एक फैक्ट और यहाँ पर हमारे काम का निकलता है कि देखो, सिग्नल टू सोर अनुपात प्रकाश कर्व का यहाँ पर वैज्ञानिकों ने यूज़ किया था इसकी सरफेस का वायुमंडलीय दबाव मेजरमेंट करने के लिए। कितना निकला, ये 12.23 माइक्रोबार निकला था। इसके अलावा ये भी पाया था कि सतह पर दबाव प्लूटो के मौसमी सर्वाधिक स्तर के लगभग करीब है। एक बात और यहाँ पर बताई जाती है स्पुतनिक प्लेनिटिया, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, अध्ययन पहले के उन निष्कर्षों की भी पुष्टि कर रहा है कि प्लूटो पर बड़े डिप्रेशन के कारण ये ग्रह ऐसे तीव्र मौसमी सोपानों से ग्रस्त हो गया है जिन्हें स्पुतनिक प्लेनेटिया के रूप में जाना जाता है। अब आगे बताया जाता है प्लूटो के जो ध्रुव हैं 10 साल तक स्थायी सूर्य के प्रकाश में या फिर अंधेरा में 248 साल की लंबी कक्षा वाली अवधि में बने रहते हैं, जिससे इसके नाइट्रोजन वातावरण पर तीव्र प्रभाव पड़ जाता है, जो मुख्य रूप से सतह पर नाइट्रोजन बर्फ के साथ वाष्प दबाव संतुलन द्वारा कंट्रोल होता है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो हम देखने वाले हैं चेन्नवीरा कन्नवी, कन्नड़ ये राइटर और कवि हैं। 94 साल की आयु में इनका निधन हो गया है। बताया जा रहा 29 जून 1928 को गदग जिले के होम्बल गांव में, ठीक है, स्कूल टीचर सकरपा और एक गृहिणी पर्वतव्वा के यहाँ इनका जन्म हुआ था।
प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। इसके बाद धारवाड़ में अपनी उच्च शिक्षा पूरी की है। कण्वी ने 15 से अधिक पुस्तकें लिखी थीं, जो कविताओं का संकलन, निबंध का संग्रह और विभिन्न अन्य पुस्तकें हैं। साहित्यकार ने अपनी पुस्तक जीवन ध्वनि के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था। इसके अलावा उन्हें राज्योत्सव पुरस्कार, पंपा पुरस्कार, नादोजा उपाधि, नृपथुंगा पुरस्कार, साहित्य बांग्रा पुरस्कार और अन्य कई पुरस्कार इनको मिले थे। अगली जो न्यूज़ है वो हम देखने वाले हैं रसिया और यूक्रेन के रिलेशन से रिलेटेड। कल फ्रंट पेज में ही ये न्यूज़ छपी थी कि रसिया ने अपने सैनिकों को यूक्रेन की सीमा से वापस लाना चालू कर दिया है। अब लेकिन यहाँ पर आज ये न्यूज़ आ रही है कि नाटो और यूएस को ऐसा लगता है कि जो पुल आउट की जो बात रसिया कह रहा है वो रियल नहीं है, अभी भी पुल आउट पर हमें संदेह है, ऐसा नाटो और अमेरिका का कहना है। नाटो एंड यूएस सेप्टिकल ऑफ रशियन ट्रूप पुल आउट। ठीक है, यहाँ पर जो सेप्टिकल वर्ड आ रहा है इसी का मतलब होता है संदेशपाद या फिर उलझन वाला। मिलिट्री बिल्डअप सीम्स टू बी कंटिन्यूइंग अराउंड यूक्रेन। इसके अलावा मिलिट्री का जो बिल्डअप है, तैनाती है, वो अभी भी कंटिन्यू है अराउंड यूक्रेन। रसिया का कहना है वेडनेसडे के दिन कि मोर ऑफ इट्स फोर्सेस सराउंडिंग यूक्रेन वर विथड्रॉइंग, बट नाटो जॉइंड द यूएस इन सेइंग इट हैड येट टू बी कन्विंस्ड द पुल आउट वाज रियल। वो रियल है या नहीं है अभी भी हमें संदेह हो रहा है, नाटो और अमेरिका ऐसा कह रहे हैं। अब यूक्रेन की बात करें, डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है इट्स वेब पोर्टल हैड बीन hit by an unprecedented cyber attack that was into its second day। ठीक है, अब आगे यूक्रेन में साइबर हमला भी हो गया है, ऐसा वहाँ की डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है। The Russian Defense Ministry published video that it said shows tanks, infantry fighting vehicle and self-propelled artillery unit leaving the Crimean Peninsula, which Moscow annexed in 2014। 2014 में क्रीमिया पर जो रसिया ने कब्जा कर लिया था, तो उस पेनिसुला से भी कुछ सेनाओं को हम वापस ले रहे हैं, ऐसा वीडियो रसिया की तरफ से जारी किया गया है। Units of the southern military district having completed their participation in tactical exercise are moving to their permanent deployment, ऐसा रसिया की तरफ से कहा गया। जहां वो रहती थी वहां हम उनको वापस ला रहे हैं। इसके अलावा यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने कहा है कि ट्यूसडे मोर देन 1,50,000 रशियन ट्रूप्स वर स्टिल अमास्ड नियर द यूक्रेन्स बॉर्डर। इतने जो सैनिक हैं वो इकट्ठे हुए, ऐसा यूएस कहता है। ही सेड वाशिंगटन हैड नॉट येट वेरीफाइड एनी पुल आउट, आवर एनालिस्ट्स इंडिकेट दैट दे रिमेन वेरी मच इन थ्रेटनिंग पोजिशन। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं असम से। असम की गवर्नमेंट रिनेम करना चाहती है स्टेट के कुछ प्लेसेस के नेम को। वी विल इनवाइट सजेशन, ऐसा कहना है शर्मा का। असम की गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि वो चेंज करेगी, ठीक है, नेम ऑफ प्लेसेस दैट डू नॉट रिफ्लेक्ट द स्टेट्स कल्चर। ऐसे नाम जो कि स्टेट की कल्चर से रिलेटेड नहीं है उनको हम हटा देंगे और स्टेट की कल्चर के हिसाब से उनका नाम रखेंगे, ऐसा यहाँ के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा का कहना है। इन्होंने ट्वीट किया था दैट द गवर्नमेंट वुड सून लॉन्च ए पोर्टल, ये एक पोर्टल या फिर वेबसाइट को लॉन्च करने वाले हैं ताकि वो इनवाइट कर सकें सजेशन को ऑन चेंज ऑफ नेम्स ऑफ अर्बन एंड रूरल एरियाज दैट वर डेरोगेटरी to our cultivation, civilization, culture and derogatory to any caste or community। ठीक है, जो कि यहाँ पर एक वर्ड आया है डेरोगेटरी, ठीक है, अपमानजनक, या फिर जो कल्चर से रिलेट नहीं करते हैं, सिविलाइजेशन से रिलेट नहीं करते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनको हम हटाएंगे, ऐसा शर्मा का कहना है।
पब्लिक ओपिनियन की बात करें तो रिएक्टिंग टू द ट्वीट, सोशल मीडिया यूजर एडवाइस अगेंस्ट चेंजिंग सम ब्रिटिश एरा नेम्स ऑफ द प्लेस सच एज डिगबोई एंड मार्गरेटा that are associated with the birth of the oil and coal industry in Assam in 1800। तो यहाँ पर कुछ कुछ नाम है अंग्रेज़ों के ज़माने के जो चले आ रहे हैं, इनको शायद चेंज कर सकती गवर्नमेंट। डिगबोई के बारे में, नोन फॉर वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ऑपरेशन ऑयल रिफाइनरीज, बहुत पुरानी है ये, इज सेड टू हैव derived its name from dig boy, dig British engineer W.L. Lake's exhortation to the locals to burrow deeper for crude oil discovered accidentally by elephants in 1867। इसके अलावा इसमें एक और नाम बताया जाता है, एनोदर सच नेम इज मार्गेरेटा, एक टाउन है यहाँ का जिसका नाम रखा गया था इटालियन रेलवे इंजीनियर के द्वारा चेविलियर रोबर्टो पागनिनी इन ऑनर ऑफ हिज कंट्रीज क्वीन। इनके कंट्री की जो क्वीन थी उसके नाम पर ये शहर का नाम रखा गया था। ठीक है, अपोजिशन पार्टी इसका विरोध कर रही है। उनका कहना है इन्होंने तो योगी आदित्यनाथ से भी एक कदम आगे बढ़ा दिया है। एक न्यूज़ हम देखने वाले हैं सोलर एनर्जी से रिलेटेड। ठीक है, अब चूंकि हमारा जो देश है वो सोलर एनर्जी की तरफ काफ़ी आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ में ही जो सोलर एनर्जी का वेस्ट है, चाहे वो हम निर्माण की बात करें, चाहे वह फिर लगाने के बाद की बात करें, तो उसको लेकर के कोई खास प्रगति यहाँ पर देखने को नहीं मिली है, ऐसा बताया जाता। इंडिया लैक्स सोलर वेस्ट हैंडलिंग पॉलिसी। जो सोलर वेस्ट है, कूड़ा कचरा है उसकी हैंडलिंग पॉलिसी में भारत में कमी दिख रही हमको। IRENA इसने एस्टिमेशन लगाया है ग्लोबल फोटोवोल्टिक वेस्ट विल टच 78 मिलियन टन बाई 2050। 78 मिलियन टन पूरे विश्व में कचरा हो जाएगा, किसका? सोलर फोटोवोल्टिक वेस्ट का। वाइल इंडिया रैंप अप्स its solar power capacity, the nation does not have a firm policy on managing waste that results from used solar panels या फिर from the manufacturing process। एक तो मैन्युफैक्चरिंग जब होती है उस टाइम में कुछ कचरा निकलता है, वेस्ट हो जाता है, और दूसरा यदि आपने क्या कर दिया है, यूज्ड सोलर पैनल रहे हैं तो वहाँ पर भी कुछ वेस्ट निकलता है, तो उसको कमी करने के लिए भारत काफ़ी पीछे रहा है। ये चीज़ तो हम देख ही चुके हैं कि एरिना ने वर्ल्ड वाइड क्या एस्टिमेशन लगाया है। एरिना मतलब होता है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है। 78 मिलियन टन कचरा हो जाएगा 2050 तक, ऐसा इन्होंने अंदाज़ा लगाया है। इंडिया करेंटली कंसिडर्स सोलर वेस्ट ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। अभी हम क्या कहते हैं कि यदि सोलर जो वेस्ट है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की कैटेगरी में डाल दे रहे हैं, एंड डज नॉट अकाउंट फॉर इट सेपरेटली, और इसको हम अलग से कचरा नहीं मान रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कचरा शामिल कर दे रहे हैं। अकॉर्डिंग टू ए रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन इन द राज्यसभा, मिनिस्टर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी RK सिंह, उन्होंने कहा है कि एक कमिटी हैड बीन कंस्टिट्यूटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिनिस्ट्री सेक्रेटरी to propose an action plans to evolve a circular economy in solar panel। आगे इसमें बताया जा रहा है देयर वाज नो कमर्शियल रॉ मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी फॉर सोलर ई वेस्ट ऑपरेशनल इन इंडिया। ठीक है, मतलब कि हम जो काम कर रहे हैं इससे कुछ कूड़ा कचरा निकल रहा है, वेस्टेज हो रहा है, तो उस वेस्ट का भी हम कुछ यूज़ कर सकें, उस रॉ मटेरियल रिकवरी हम कर सकें, वैसा भी ऐसा कुछ देखने को हमको नहीं मिलता है। बट ए पायलट फैसिलिटी फॉर सोलर पैनल रिसाइकलिंग एंड मटेरियल रिकवरी हैड बीन सेट अप बाय ए प्राइवेट कंपनी इन गुमिदी पोंडी इन तमिलनाडु। एक बात यहाँ पर, एक फैक्ट नया हमको सीखने को मिल जाता है कि एक ऐसी कंपनी भी है, प्राइवेट कंपनी, जो कि
यहाँ से कुछ वेस्ट को रिसाइकिल करने का काम करती है, रॉ मटेरियल और कुछ मटेरियल को रिकवर भी करती है। बताया जा रहा है इंडिया हैज सेट ए टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी बाई 2022 तक 100 गीगावाट का टारगेट इंडिया ने रखा है। द क्यूमुलेटिव कैपेसिटी, ठीक है, क्यूमुलेटिव कैपेसिटी ऑफ ग्रिड कनेक्टेड सोलर, मतलब कि संचयी कैपेसिटी की बात करें तो ग्रिड कनेक्टेड सोलर फोटोवोल्टिक इंस्टॉलेशन है वो 40 गीगावाट एंड ऑफ करेंट कैपेसिटी है वो है 35.6 गीगावाट इज जनरेटेड फ्रॉम ग्राउंड माउंटेड प्लांट्स एंड 4.4 गीगावाट फ्रॉम रूफटॉप सोलर। एक गीगावाट इज 1000 मेगावाट। 1 गीगावाट के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। सोलर पैनल की लाइफ यहाँ पर बताई जा रही है। सोलर पैनल हैव एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 25 ईयर्स एंड गिवन दैट इंडिया सोलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री टुक ऑफ अराउंड 2010, 25 साल तक ये काम करते रहेगा। और जो इंडिया की जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ना, वो टुक ऑफ रही है अराउंड 2010 से। मोस्ट ऑफ द इंस्टॉल्ड सिस्टम वर न्यू एंड अर्ली इन देयर कैलेंडर लाइफ साइकिल एंड देयरफॉर अनलाइकली टू जनरेट ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ सोलर वेस्ट। मतलब की बात बताई जाती है, ज़्यादातर हमारे यहाँ सोलर इंडस्ट्री ना 2010 के आसपास स्थापित हुई थी। इसी के चलते चलते जो वेस्ट है वो निकलने की कोई संभावना नहीं थी। हालांकि दिल्ली स्थित थिंक टैंक है काउंसिल फॉर एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर के अनुसार ये केवल आंशिक रूप से सटीक है, पूरी बात सही नहीं है, ठीक है। पीवी मॉड्यूल के लिए एंड ऑफ लाइफ केवल संभावित अपशिष्ट धाराओं में से एक था और कई अन्य चरण थे जहां मॉड्यूल क्षतिग्रस्त हो सकते थे। इसके अलावा यदि संचालन हो रहा है उनका तो उस दौरान कुछ गड़बड़ियां आ सकती हैं, ठीक है, और हो सकता है कि बीच में कुछ चीज़ों को चेंज करना पड़ गया हो। एक बात और यहाँ पर बताई जाती है, द CEW's reckoning PV module had so far likely generated a cumulative waste of nearly 2,85,000 टन as of financial year 2021 from the early life loss of installed 40 gigawatt grid connected solar capacity. Despite its ambitious expansion plans, much of India's solar photovoltaic manufacturing use imported component with part mostly sourced from China. ज़्यादातर हम चाइना से इसके कंपोनेंट को इंपोर्ट करते हैं, ऐसी बात यहाँ पर बताई जाती है।